ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम इस पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर की एक समरी के बारे में रिवाइज करेंगे, ताकि उस समरी को रिवाइज करने के बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या उस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी समरी के अंदर भी इस पूरे चैप्टर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा था कि यूनिवर्स में कोई भी तो दो बॉडीज होती हैं, वो एक दूसरे पर एट्रैक्शन फोर्स लगाती है, जिसे हम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी कहते हैं। जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रही होगी, यानी मान लीजिए मेरे पास एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है और एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों ही बॉडीज को मैंने किसी r डिस्टेंस पे सेपरेट कर रखा है और दोनों बॉडीज के बीच में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उन दोनों बॉडीज पर इक्वल मैग्नीट्यूड का लगेगा। तो यहां पर दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू एकदम यूनिवर्सल है और उसकी वैल्यू जो हम यूज करते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर m1 और m2, एक बॉडी का मास जिसका m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, और दोनों ऑब्जेक्ट को मैं r डिस्टेंस में मैंने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। तो दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से देखा अगर आप रिलेशन को देखें तो F का R से रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F का R से रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब यह है कि अगर R की वैल्यू कम होगी तो F की वैल्यू क्या करनी चाहिए, इंक्रीज, और अगर R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो F की वैल्यू क्या करनी चाहिए, इंक्रीज। एक बार यहां देख लीजिए, R की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो F की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और R की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो F की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए दो m1 m2 मास के ऑब्जेक्ट हैं, उनको मैं जितना क्लोज लेके जाऊंगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, और r की वैल्यू कम हो जाएगी तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, a इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स और मास की टर्म में पढ़ा है कि a इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो एक्सेलरेशन दो बॉडीज के बीच में किस में ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि a का मास से रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। a का मास से रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है जिसका मास कम होता है, और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कम होता है जिसका मास ज्यादा होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी एक मार्कर को, मैं वापस एक बार रीड करता हूं कि एक मार्कर को जब मैं फ्रीली ड्रॉप करूंगा तो ये मार्कर ही हमेशा अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होता नजर आता है। रीजन ये है कि मार्कर का जो मास होता है वो अर्थ के कंपेयर में बहुत कम होता है, यानी मैं इसके मास को नेग्लिजिबल मान सकता हूं। जब अर्थ के कंपेयर में मैंने इसके मास को नेग्लिजिबल माना तो इसका ही एक्सेलरेशन हमें अर्थ की तरफ होता नजर आएगा। कभी भी अर्थ हमें इस मार्कर की तरफ एक्सेलरेट होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जो इस पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर्टिकुलर किसी भी प्लेनेट पे अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी थी तो इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मूला G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे m मास ऑफ प्लेनेट था और r रेडियस ऑफ प्लेनेट था, G यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हर प्लेनेट के लिए आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो G स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए निकालनी है तो यहाँ पर मुझे मास भी अर्थ का रखना पड़ेगा और रेडियस भी मुझे यहाँ पर अर्थ की ही रखनी पड़ेगी। तो G इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला मास और रेडियस की टर्म में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। लेकिन कंपेयर करते हैं, अब इस मास को अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो यहां पर आपको पता है कि जो अर्थ होता है एक सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में होता है, और अगर वो सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी डी, यानी डेंसिटी ऑफ अर्थ, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्थ यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पर उसका हम वॉल्यूम क्या लेंगे, 4/3 पाई आर ई क्यूब, क्योंकि आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले को वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में, तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G, मास को लिख दिया हमने 4/3 पाई आर ई क्यूब। ध्यान रखिएगा
मास ऑफ अर्थ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम किसका लेंगे, अर्थ का, वो है 4/3 पाई आर ई क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो वैल्यू कट हो रही है वो देखिए, आर ई स्क्वायर से आर ई की पावर क्यूब में से स्क्वायर वैल्यू कट हो गई, तो रिमेनिंग जो रेडियस बची हमारे पास कितनी बची, आर ई। तो हम देख सकते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर ग्रेविटी का रेडियस से रिलेशन क्या हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटी का रेडियस से रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको भी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वेरिएशन ऑफ जी। जी के अंदर वेरिएशन आना मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आना। वेरिएशन किस किस फॉर्म में आएगा, देखिए यहां पर जो हमारे कोर्स में जो हमसे मोस्टली पूछा जाता है वो हाइट और डेप्थ के लिए ही पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर मूव करता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सिमिलर अगर हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, मान लीजिए अगर अभी आप सरफेस पे, अभी आप हाइट पर गए तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, अभी आप अर्थ के डेप्थ में गए तब भी ग्रेविटी क्या होगी, मेरी डिक्रीज होगी। तो एक बार देख लेते हैं, हाइट पर अगर हमें ग्रेविटी निकालने के लिए कभी कोई कंडीशन दी जाती है कि मान लीजिए सरफेस से आप किसी हाइट पर आप जाते हैं तो उस पर्टिकुलर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है GH इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हमने प्रीवियस लेक्चर में, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रखा है। तो हाइट पे ग्रेविटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास जो आया GH इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सपोज एक सिंपल सी कंडीशन मैंने यहां पर ली है, मैंने कंडीशन ये ली है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की रेडियस बराबर हाइट पर ले जाता हूं, मतलब जितनी रेडियस अर्थ की है उतनी हाइट में किसी ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं, तो उस केस में या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ग्रेविटी होगी अर्थ की वो कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप h को r के बराबर ले जाएं, मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर अगर आप हाइट पे मूव कर जाएं, तो इस फॉर्मूले में h की जगह आप क्या पुट कर दोगे, r। जब आप इस फॉर्मूले में h की जगह r पुट करोगे तो जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ग्रेविटी निकल के आने वाली है वो आने वाली है GH इक्वल्स टू G/4। मतलब उस पर्टिकुलर हाइट पर जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ की सरफेस की 4 टाइम्स कम होगी, 4 टाइम्स कम होगी। तो ये तो हो गया हमारा किसी हाइट पर वेरिएशन ऑफ जी। अब निकालते हैं डेप्थ पर, क्योंकि अब हमें पता है कि जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका प्रूफ भी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करा चुका हूं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो ग्रेविटी है ये अर्थ की सरफेस पर है, और ये जो ग्रेविटी हमने फर्स्ट जो प्रूफ करी है यहाँ पर ये हाइट पर है, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्थ पर। डेप्थ के लिए अगर हमें ग्रेविटी फाइंड करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था GD इक्वल्स टू जी 1 माइनस D/R, GD इक्वल्स टू जी 1 माइनस D/R। यहाँ पे जो स्मॉल d है ये डेप्थ है, याद रखिएगा डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर ये स्मॉल d जो है वो डेप्थ है, R यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस फॉर्मूले के लिए हम किसी भी डेप्थ से ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल छोटा सा मैं वापस यहाँ पर एक बार फिर लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं डेप्थ पर गया, डेप्थ से मतलब मैं अर्थ की रेडियस पे चला, मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर डेप्थ पे चला गया, तो वहां पर आप मतलब इसका मतलब आप सेंटर पे पहुंच गए। अगर d इक्वल्स टू r है तो इसका मतलब आप कितनी डेप्थ पे गए हो, अर्थ की रेडियस आपने डेप्थ ट्रेवल करी, इसका मतलब आप अर्थ के सेंटर पे जा चुके हो। अर्थ के सेंटर पे चले गए तो वहां पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं, फॉर्मूला वही डेप्थ का लगाएंगे क्योंकि हम अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू r कर दिया, तो जैसे ही d इक्वल्स टू r इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास 1, और 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0। इसका मतलब जब किसी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म क्या हो जानी चाहिए 0। तो डेप्थ पर जो ग्रेविटी होगी वो भी कितनी होगी 0, मतलब उस पर्टिकुलर सेंटर पे जो ग्रेविटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0। ग्रेविटी का 0 होना इसका मतलब ये हुआ कि आपका वहां पर वेट क्या होगा 0, क्योंकि ग्रेविटी क्या है W इक्वल्स टू क्या होता है mg। देखिए यहाँ पर वेट की बात करते हैं। वेट जो होता है एक तरह का फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो W इक्वल्स टू यहाँ पर हमने पढ़ा था mg, m यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट और g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर प्लेनेट पर अगर आप अपना वेट मेजर करना चाहते हैं तो मास में तो किसी तरह का आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चेंज वेरिएशन आएगा वो किस में आएगा g में, वो प्लेनेट टू प्लेनेट क्या करती है, वेरी करती है। तो W इक्वल्स टू mg, इसका मतलब आपका वेट भी क्या होगा, प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करेगा अगर ग्रेविटी चेंज है। बात करते हैं मून पर, हमने नया प्लेनेट ले लिया मून। मून पर हम गए तो हमें
ये डिस्कस हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की GE/6 होती है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी का 6th पार्ट होती है। तो GE/6, तो इस फॉर्मूले में G की वैल्यू क्या पुट करूंगा, क्योंकि मुझे वेट मून पर निकालना है, तो वेट ऑन मून इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी ऑन मून। तो GM इक्वल्स टू GE/6, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, W इक्वल्स टू mg/6, W इक्वल्स टू mg/6। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हो और इजीली मून पर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं केपलर्स लॉ पर। केपलर्स लॉ के अंदर जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा था वो था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड के केस में मैंने आपको ये कहा था कि जो भी प्लेनेट होता है वो एक इलेप्टिकल पाथ में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है सन के जब वो इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन में उसको जो टाइम पीरियड लगता है t, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर वो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फॉर्मूले को हमें वहां पे ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो इस फॉर्मूले को या इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, t प्रोपोर्शनल r की पावर 3/2। बहुत से बार हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस कंसेप्ट पर, इस फॉर्मूले पर, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ये कंसेप्ट है t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इसके अंदर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको मैंने 2 सैटेलाइट दे दी या कोई 2 प्लेनेट दे दिए, उन दोनों का आपको टाइम पीरियड दे दिया और एक प्लेनेट के लिए मैंने आपको सेमी मेजर एक्सिस की मैंने आपको वैल्यू दे दी, मतलब r की वैल्यू दे दी, और दूसरे प्लेनेट के लिए मैंने आपसे पूछी है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो किसी भी 2 प्लेनेट्स के लिए। लास्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड है मोशन चैप्टर से, इस कंसेप्ट को आपने मोशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, जिसमें हमने बोला मोशन अंडर ग्रेविटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले यहां पर मैंने 2 केस बनाए हैं, एक बनाया है मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए और एक बनाया है मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज करो ये मार्कर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये मार्कर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के 2 केस हो सकते हैं, या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप करो तब भी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, या आप किसी वेलोसिटी को थ्रो करो तब भी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पर जो मैंने केस लिया है, इस केस के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे रहा हूं। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया है, फ्रीली फॉल कराऊंगा तो u की वैल्यू मुझे 0 रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो केस अलग है। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, h हाइट ट्रेवल करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई, h हाइट ट्रेवल करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलोंग द ग्रेविटी मूव कर रहा था, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी अलोंग द ग्रेविटी होगा, और उसको हम कितना लेंगे, a इक्वल्स टू प्लस जी, a इक्वल्स टू प्लस जी। प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलोंग द ग्रेविटी मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो ग्रेविटी है वो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम, प्लस जी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। आप मोशन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको चेंज क्या करना है, आपको इतना सा चेंज करना है कि उस इक्वेशन में a की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, प्लस g। यानी यहां पर हमें जो इक्वेशंस मिलेंगी v इक्वल्स टू u प्लस gt, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस का साइन आपको पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट अलोंग द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो सब इक्वेशन में a की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, g। तो जिस तरह से आपने मोशन चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, सिमिलर वही कंसेप्ट आपको यहां पर भी लगाना है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन होगी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, लेकिन बात करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट को आप हमेशा जरूरी नहीं है ऊपर से नीचे फेंकें, आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भी फेंक सकते हो। तो नीचे से ऊपर फेंकने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देनी पड़ेगी, यानी इस केस के अंदर आप इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है। मान लीजिए मुझे इस मार्कर को ऊपर फेंकना है, तो ऊपर फेंकने के लिए मैं इसको वेलोसिटी दूंगा तभी तो ये मार्कर ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से रख दूंगा तो मार्कर अपने आप तो ऊपर नहीं जाने वाला। तो यानी आप कह सकते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड या किसी सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी मैंने उसको कितनी दी, u। h हाइट ट्रेवल करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई v। ये जो हाइट है h और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो v है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी मूव कर रहा है, ये रुका नहीं है। ये रुकेगा कब, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइट मैक्सिमम नहीं है, और ऑब्जेक्ट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, -g।
यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा माइनस जी। तो ठीक है, वापस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस साइन क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। यहाँ पर भी माइनस टू जी एच लग रहा है क्योंकि वापस मैं कहना चाहता हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी वो मूव कर रहा है। तो सिमिलर जिस तरह के क्वेश्चन आपने मोशन चैप्टर के अंदर पढ़े थे, उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको इस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि क्वेश्चन की सिचुएशंस क्या है। यहाँ पर मैंने जो जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और m2 है और दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है r डिस्टेंस पर। कंडीशन ये आपको इनिशियली दे रखी थी। अब आपसे उन्होंने कहा है अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दूं, मतलब जिस डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड है उस डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूं तो अब फोर्स की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, फोर्स की वैल्यू में कितना चेंज आने वाला है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है कि दो प्लैनेट्स हैं, एक है अर्थ और एक है मून। उन दोनों प्लैनेट्स के रेस्पेक्ट में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से ड्रॉप किया, मतलब जितनी हाइट से मैंने इस अर्थ के कंपेयर में इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है उतनी ही हाइट्स पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को मून की सरफेस पर ड्रॉप किया है। दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो आपको यह बताना है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा। रेशियो बताना है मतलब आपको कि ये कितने टाइम में पहुंचेगा उसके कंपेयर में, मून के कंपेयर में ये कितने टाइम पर पहुंचेगा। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम। थर्ड एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल में मैंने आपसे कहा है अगर किसी प्लेनेट का मास अर्थ के मास के हाफ कर दें यानी me/2 और उसकी रेडियस को अर्थ की रेडियस के कंपेयर में हाफ कर दें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी उस पर्टिकुलर प्लेनेट पर। ठीक, एग्जांपल नंबर 4 में मैंने आपसे पूछा है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मतलब एक अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, एक है मास ऑफ मून, और मैंने आपसे कहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है मून और अर्थ ये d डिस्टेंस पर है। ये कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, d डिस्टेंस पर। और कंडीशन आपको गिवन है कि भाई जो मून का जो अर्थ का जो मास है वो मून के मास के 81 टाइम्स है, यानी 81 mm मास ऑफ मून, 81 टाइम्स मास ऑफ मून। और दोनों ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, कैपिटल D डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। अब आपसे पूछा है इस एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब किस डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से, मतलब यहाँ से अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आना चाहिए, 0। और आपको यह बताना है कि अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर होगा, अर्थ से कितने डिस्टेंस पर होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपसे पूछा है अ प्लैनेट ऑफ वॉल्यूम v, एक प्लैनेट है जिसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, v। एक प्लैनेट है जिसका वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, v, एंड मास m, और उसका मास गिवन है आपको m, हैज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ऑन द सरफेस, और उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना है उस सरफेस पर, g। अब कंडीशन सुनिए क्या है, इफ इट एक्सपेंड्स टू 8 टाइम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैंने उस प्लेनेट के वॉल्यूम को 8 टाइम एक्सपेंड कर दिया, पहले प्लेनेट का वॉल्यूम था v, अब उसके वॉल्यूम को मैंने 8 टाइम एक्सपेंड कर दिया, तो आपको बताना है कि अब उसकी ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा, क्या उसकी ग्रेविटी चेंज होगी या उसकी ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन आपको यहां करना है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा है अ प्लैनेट हैज डेंसिटी p, एक प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी आपको p दे रखी है, रेडियस उसकी r गिवन है, और उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है स्मॉल g। अब आपको बताना है इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट विल डबल, अगर मैं उस प्लैनेट की रेडियस को डबल कर देता हूं तो आपको बताना है, और उसकी डेंसिटी को मुझे सेम करना है। रेडियस को डबल कर दिया लेकिन मैंने डेंसिटी को क्या रखा, सेम। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब क्या होगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, क्योंकि जैसा कि पता है हमें f का r से रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले डिस्टेंस r थी, अब आपको डिस्टेंस को डबल करना है। डिस्टेंस को जब आप डबल करोगे तो फोर्स पे कितना चेंज आएगा, तो आप कह सकते हो F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को डबल करना है यानी 2r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसका मतलब 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो फोर्स निकल के आने वाला है सेकंड केस में
वो पहले फोर्स के 4 टाइम कम होगा, यानी F/4, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है तो फोर्स मेरा कम होता। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। आपको करना क्या है, हिंट ये है कि जो मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के कंपेयर में GE/6 होती है, क्योंकि दोनों प्लैनेट सेम हाइट्स ट्रेवल कर रहे हैं। यानी इसके लिए जो और दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 0, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स को जस्ट मैंने फ्रीली ड्रॉप किया है। तो यानी इसके लिए इक्वेशन बनेगी H = हाफ ग्रेविटी ऑन अर्थ T1², यानी टाइम ऑन अर्थ स्क्वायर। इस मून के लिए बनेगी H = हाफ ग्रेविटी ऑन मून टाइम ऑफ मून का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ने सेम हाइट ट्रेवल करी है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको इक्वल करना है, यानी हाफ GETE² = हाफ GMTM²। हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ से आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो मून की ग्रेविटी को पुट करके। इस वाले केस में देखिए, इफ मास ऑफ प्लैनेट अगर अर्थ का हाफ है और रेडियस ऑफ प्लैनेट रेडियस का हाफ है, इसका मतलब आपको प्लैनेट पे ग्रेविटी निकालनी है। तो आपको पता है कि GE = होता है GM/r²। ये तो अर्थ का कंपैरिजन, लेकिन अगर प्लैनेट से कंपेयर करें तो इसका मास अर्थ का हाफ होना चाहिए और रेडियस अर्थ की हाफ होनी चाहिए। तो यहाँ से आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट पर ग्रेविटी मिल जाएगी। यहाँ आप ध्यान रखना, अर्थ के मास और रेडियस से कंपेयर करना है, क्योंकि कंपैरिजन अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस से हो रहा है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया है। आप चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ भी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है मून और एक है अर्थ। अर्थ का जो मास है वो मून के मास का 81 टाइम्स है। आपको एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट लेना है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, 0। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से फोर्स और इस ऑब्जेक्ट से फोर्स क्या लगे, इक्वल लगे। इसका मतलब मैंने मान लीजिए कि मैंने वो पॉइंट यहाँ पे कहीं ले लिया है। ये जो पॉइंट है ये जरूरी नहीं है एकदम बीच में हो, ये कहीं भी हो सकता है। तो यानी ये डिस्टेंस अगर x होगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, d-x। ये डिस्टेंस कितनी होगी, d-x, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों साइड से फोर्स इक्वल लग रहा है। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है उतना ही इन दोनों के बीच में लग रहा है। इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर सकता हूं मैं। F = G, मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज m', और इसका मास दे रखा है आपको 81 टाइम्स मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय x²। सेम फोर्स लग रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी G m' मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय d-x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं फोर्स की। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट से भी और इस ऑब्जेक्ट से भी। तो दोनों के फोर्स को हमें कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, नेट 0। ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी Gm' 81 mm डिवाइडेड बाय x² = Gm' मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय d-x का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो वही x की वैल्यू होगी अर्थ के साथ डिस्टेंस। ठीक है, मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ, आप उसको इजीली सॉल्व करने ला, और यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको ग्रेविटेशनल पढ़ाया था, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें एग्जाम्पल भी कराया था। A planet of volume, next example. A planet of volume V and mass m has gravitational acceleration g on the surface of earth. It expands 8 times its original volume. देखो वॉल्यूम को 8 टाइम इंक्रीज करा है। वॉल्यूम अगर 8 टाइम इंक्रीज हो रहा होगा, इसका मतलब रेडियस डबल हुई होगी। रेडियस डबल हुई होगी। मान लीजिए पहले वॉल्यूम था 4/3 πr³। अब वॉल्यूम 8 टाइम कब होगा, जब मैं क्या कर दूं, रेडियस को डबल कर दूं, यानी 4/3 2r³। 2r³ करते ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 4/3 πr³। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो 4/3 πr³। ये इनिशियल वॉल्यूम का कितना हो गया, 8 टाइम हो गया। इसका मतलब रेडियस को डबल करने से वॉल्यूम मेरा कितना इंक्रीज कर जाएगा, 8 टाइम। तो यानी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं G = Gm/r², क्योंकि रेडियस को डबल करने पर ही वॉल्यूम 8 टाइम हो रहा है। तो G का R से रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। G1/G2 = r2² r1²। इनिशियल ग्रेविटी अगर G थी,
बाद की जी डैश ग्रेविटी आपको निकालनी है। पहले रेडियस आर का स्क्वायर थी, बाद में रेडियस डबल हुई, तभी तो वॉल्यूम 8 टाइम हुआ, तो वॉल्यूम ये हो गया 2r स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट, तो यहाँ से जो जी डैश की वैल्यू आई है वो कंपेरेटिवली 4 टाइम्स कम आई है, कंपेरेटिवली 4 टाइम्स कम आई है। ठीक है, वॉल्यूम 8 टाइम बढ़ाना है तो रेडियस को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो चुका है हमारा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि एक प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी p है, उसकी रेडियस r है और ग्रेविटी उस पर g है। इफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट विल डबल एंड डेंसिटी रिमेन सेम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रेविटी का रिलेशन बताया था डेंसिटी के साथ, ग्रेविटी का रिलेशन डेंसिटी के साथ। एक बार मैं फिर लिख देता हूं, gm अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला रखा था, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट किया था, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ये कट हो गया। तो ग्रेविटी का रेडियस से रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन करना है क्योंकि डेंसिटी को मुझे क्या रखना है, सेम, डेंसिटी को सेम करना है और रेडियस को डबल करना है। तो देखो डेंसिटी को सेम कर दिया, रेडियस को डबल करते हैं अब, तो रिलेशन हो गया g1 अपॉन g2 इक्वल्स टू r1 अपॉन r2। ठीक है, अब मान लीजिए पहले ग्रेविटी g थी, g2 आपको निकालना है, मतलब g डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले रेडियस r थी और अब की बार रेडियस को मैंने डबल कर दिया, यानी 2r कर दिया, यानी 2r कर दिया है। तो r से r यहाँ कट हो गया, तो नई जो ग्रेविटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 2g। यानी इस केस के अंदर SH ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी मेरी, 2g। कब, जब मैं रेडियस को डबल कर दूं और डेंसिटी को क्या रखूं, सेम। ठीक है, तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ये चाहे आप तो इस वीडियो को पोस्ट करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया है, अब आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय।